Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online classes. Myself Diksha Jain and I'm going to take your SST class. Today we'll start your class with political portion, lesson number 1, and the name of the lesson is Equality in Indian Democracy. So in this chapter we will discuss about democracy, equality in Indian democracy. Okay, so first of all, डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पर गवर्नमेंट जो बनाई जाती है उसमें लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें, तो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. और इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है इक्वल राइट टू वोट. जैसे अभी हमने डेमोक्रेसी का मीन देखा था, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इररेस्पेक्टिव of what religion they belong to, how much education they have had, and what caste they are, or whether they are rich, poor, are allowed to vote. अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, जैसा कि इंडिया, तो यहाँ पर जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट मीन्स जिन्होंने अपनी 18 ईयर्स की एज के हो गए हैं या उससे प्लस हैं, वो विचार किए बिना, मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट से हो सकते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं, जाति से हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, सबके पास राइट है कि वो अपना वोट दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से मतलब है वो व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र कर ली है या 18 साल से ज़्यादा है, जो वोट दे सकता है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, इक्वल राइट का, इक्वल राइट टू वोट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, जो 18 ईयर्स से ऊपर का व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, रंग रूप हो, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड उसका हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके पास राइट है कि वो अपना वोट दे सकते हैं. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. यहाँ पर बताया गया, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है? वो भी आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे ही बेस्ड है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है. जब भी हमारे यहाँ पे वोट होते हैं, आप देखेंगे वोटिंग लाइन में हर तरह का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर होगा, वो गरीब होगा, या वो किसी भी कास्ट का होगा, उनकी सबकी सेम लाइन बनी हुई होगी, एक ही लाइन में वो लोग लगे हुए होंगे, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो वोट का राइट है वो किसका है? इक्वालिटी के बेस्ड पे है. तो समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है. अगर हम बात करते हैं आज़ादी के बाद से लेकर के 1989 तक, तो जो वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर्स. लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको चेंज कर दिया गया और इसको कर दिया गया 18 और 18 प्लस. 18 साल या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है. लेकिन पहले ये 21, ये जो एज है ये थी 21 ईयर की. अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक स्टोरी भी दे रखी है कान्हा और आरती की, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में दे रखा है. वो कान्हा जो है वो एक लेबर है और आरती जो है वो डोमेस्टिक हेल्प करती है, हाउस होल्ड वर्क करती है. और इसी तरीके से वो जब एक बार वोट देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो ऑनर हैं वो भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं. तो आरती अपने हस्बैंड को बताती है कि देखो मेरे मेम साहब और साहब भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं. और उसका हस्बैंड कान्हा जो है वो बोलता है, देखो वर्मा जी जो हैं मेरे एक्स एम्प्लॉय हैं और जिनकी टॉय शॉप है मॉल में, वो भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं. तो उनको ये एहसास होता है कि यहाँ पर वोट देने का अधिकार जो है वो सबको इक्वल है, समान रूप से है.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। दूसरी तरीके की इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। अगर हम गरीबी के अलावा बात करें तो दूसरा जो इनइक्वालिटी, असमानता जो हमें देखने को मिलती है वो होती है कास्ट सिस्टम में, जातिवाद। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल दिया गया है, जिनका 1950 में बर्थ हुआ था और डेथ हुई थी उनकी 2013 में, जो कि एक फेमस दलित थे। मीन्स लोअर कास्ट और ब्रोकन। दलित का मतलब होता है जो लोअर कास्ट की अगर हम बात करते हैं, लोअर कास्ट का हम नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो लोअर कास्ट और ब्रोकन जो बोला जाता है वो दलित थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, और उनके एक राइटर थे। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी, अपनी खुद की जीवनी लिखी थी जूठन, जिसमें उन्होंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था कि मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा था। जब वो स्कूल जाते थे तो वो दलित परिवार से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर टीचर्स वगैरह जो थे उनको बाहर की तरफ बिठाते थे, क्लास के साइड में उनको लास्ट में बिठाया जाता था, जहाँ से कभी कभी उनको बोर्ड भी अच्छे से नज़र नहीं आता था। और टीचर्स जो है उनसे क्या करते थे, प्लेग्राउंड वगैरह की सफाई वगैरह करवाते थे। तो एक बार उनके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने ये सारा इंसिडेंट्स देख लिया। फिर उनके पिताजी अंदर गए और उनका हाथ पकड़ा और बाहर आ गए और उन टीचर्स को बोला कि आप जो ये काम करवा रहे हो ये गलत है। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में किस लिए आता है? पढ़ने के लिए आता है। आप मेरे बच्चे से यहाँ पर झाड़ू लगवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। आज सिर्फ मेरा अकेले का बच्चा है, कल को बहुत से दलित परिवारों के बच्चे यहाँ पर एजुकेशन के लिए आएंगे, तो आप ये जो व्यवहार कर रहे हो ये आपका व्यवहार उनके साथ सही नहीं है। तो इसी पे बेस्ड उन्होंने अपनी खुद की जीवनी लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, जो एक बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं, दलित परिवार से थे। तो उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जूठन, उसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवनी बताई है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब यहाँ पर है लिखा हुआ प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग होते हैं तो हमेशा हम अपनी डिग्निटी को लेकर के काम करते हैं कि नहीं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ कैसे लोग होंगे, वो लोग अच्छे नहीं हैं, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, या वो तो लोअर कास्ट के हैं, हम उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो है इन चीज़ों के बारे में हम अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा खोजते रहते हैं। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। अब जब किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो क्या हो जाती है? वायलेटेड हो जाती है, भंग हो जाती है। मतलब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे, अगर फॉर सपोज आप भी कहीं गए हो और आपके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है तो उस समय आपको बहुत बुरा फील होगा। इसी का एक एग्जाम्पल हमने देखा है इन द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, द डिग्निटी वॉज वायलेटेड एज ही वॉज ट्रीटेड। तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं, जिनकी स्टोरी, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने खुद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जूठन, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी डिग्निटी को भंग किया गया था, वायलेटेड किया गया था, किस तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार करके। व्यवहार बुरा कैसे हुआ था? क्लासरूम में उनको नहीं बैठने दिया जाता था, पीछे लास्ट में बिठाया जाता था, या कभी दरवाजे के पास बिठाया जाता था। उनको दूसरे जो बच्चे थे उनकी तरह इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, उनसे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी। तो ये सब अगर हम देखते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो इस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी क्या किया गया, तो उनकी डिग्निटी को भंग किया गया था। डिग्निटी इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड एंड टू बी ट्रीटेड एथिकली। अगर हम डिग्निटी की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि आप उसको मान सम्मान दो, आप उसका रेस्पेक्ट करो, उसको आदर दो, उसके साथ अच्छा ट्रीट करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो ये हर व्यक्ति के पास राइट है कि आपके पास ये राइट नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति की इंसल्ट कर सकते हो, या उसको बैड फील करा सकते हो, या उसके साथ अनइक्वली ट्रीट कर सकते हो। ये सब कुछ राइट हमारे पास नहीं है। तो हर व्यक्ति के साथ हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए? अच्छा ट्रीट करना चाहिए, उनको कभी भी बैड फील नहीं करवाना चाहिए, हर व्यक्ति का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्लासरूम में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि बच्चे देख लेते हैं कि ये बच्चा वीक है तो आप उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको वहाँ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए, बिकॉज ही और शी इज़ योर क्लासमेट। तो वो आपके क्लासमेट है तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि नहीं, तुम अच्छे से कर सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति की पहचान जो है, हर इक्वल व्यक्ति की पहचान जो है वो उसको मान्य रिकॉग्नाइज करता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, हर एक प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति जो हमारे देश में है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, वो रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है एज इक्वल। समानता से उसको मान्यता दी जाती है, समान मान्यता उसको मिलती है हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जो हमारे देश में रहता है, फिर चाहे वो आदमी हो, औरत हो, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड कुछ भी हो, वो क्या है, समान रूप से मान्यता प्राप्त करते हैं। The recognition of equality includes the following provisions in the Constitution। इक्वालिटी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उनको पहचान जो मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल्स के अकॉर्डिंग, वो है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में, कानून जो है हमारा बनाया गया है उसमें हर व्यक्ति एक समान है। No person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, श्रेणी से है, जात से है, चाहे उसका जन्म स्थान कहीं का भी हो, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, सब समान है, इक्वल हैं। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। हर व्यक्ति जो हमारे इस देश में है उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, कहीं भी प्लेग्राउंड में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, होटल्स में जा सकता है, शॉप, मार्केट। अगर आप देखें प्लेग्राउंड में आप खेलने जाते हैं, जैसे अगर हम अपने यहीं की बात करते हैं तो जो अभी नए नए गार्डन्स जो डेवलप हुए हैं वहाँ आप जाते हो तो वहाँ कोई गार्ड वगैरह नहीं बैठा आपको पूछने के लिए कि आप किस कास्ट से हो। अच्छा आप इस कास्ट से हो तो आप जाओ अंदर खेलो, अच्छा आप इस कास्ट से हो तो आप नहीं खेलोगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस कहीं पर भी नहीं है। तो कोई भी धर्म, जाति या किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, वो हर इंसान पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है, उसके पास पूरी छूट है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलाइज्ड। अब जो छुआछूत है, जो अभी भी गांव में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अभी भी इस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है, बट हाँ अब जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो स्टैंडर्ड जो है बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है अनटचेबिलिटी का जो बताया गया वो है कि समाप्त इसको हमें लगभग हो चुका है, बट हाँ अभी भी कहीं कहीं है, तो इसको हमें पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि सभी ने बताया है कि ये हमारे लॉ में भी है कि हर व्यक्ति के पास इक्वल राइट्स हैं, समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति सेम है। तो ये जो छुआछूत है ये ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर हम कहीं भी जाते हैं, आप देखिए होटल्स में जाते हैं तो वहाँ कोई हमसे नहीं पूछता कि आप किस कास्ट से हैं, फिर आपको ये टेबल नंबर इशू किया जाएगा, या अगर आप इस कास्ट से हैं तो आप आगे बैठें, इस कास्ट से हैं तो पीछे बैठें। थिएटर्स में जाइए, वहाँ पे भी मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो कोई टिकट हमारा कास्ट के बेसिस पे नहीं बनता है। तो इस तरीके से जब है ही नहीं तो हम लोग क्यों ऐसा फील करवाएं या ऐसा किसी के साथ क्यों ट्रीट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताई गई हैं कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर सबके पास इक्वालिटी का राइट है, समानता का अधिकार है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी। अब गवर्नमेंट ने भी, हमारी जो सरकार है, हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं कि हम समानता का जो अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट
करने के लिए इक्वालिटी का गवर्नमेंट ने कुछ वेज डिसाइड किए हैं, जिसमें फर्स्ट बात की गई है लो, मतलब कानून में ये डिसाइड कर दिया गया है कि हर व्यक्ति के पास समान अधिकार है। मतलब आज की तारीख में आप किसी को भी किसी की जाति या धर्म के आधार पर कुछ भी गलत नहीं कह सकते, उनको अनइक्वालिटी नहीं कर सकते उनके साथ। तो ये हमारे लॉज में भी मेंशन है। और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाई है जिससे कि हमें इक्वालिटी के राइट्स मिल सकें, जिससे समानता का अधिकार लोगों तक मिल सके। उसमें अगर हम एक स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की, जो कि सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस स्कीम को, मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे हैं स्कूल के, अब तो ये हमारे यहाँ पे भी है, तो जो बच्चे होते हैं 8th क्लास तक के, उनको स्कूल जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनको दिन का लंच देती है, और अब तो मॉर्निंग में मिल्क वगैरह भी मिलने लग गया है। तो इससे क्या हो गया कि बच्चों के एनरोलमेंट्स जो हैं स्कूल में, एडमिशन्स जो हैं वो बढ़ने लग गए गवर्नमेंट स्कूल में, और बच्चे भी रेगुलर आने लगे, उनकी अटेंडेंस भी रेगुलर होने लगी। इसका मेन रीज़न क्या था कि जो हमारे यहाँ की लेबर क्लास हैं, जो लोग मजदूरी पे जाते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए ना तो मॉर्निंग में लंच प्रिपेयर कर पाते हैं और ना वो फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके बच्चों को अच्छी डाइट देने का वहीं स्कीम स्टार्ट किया कि मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कर दी, जिससे बच्चों को स्कूल में अच्छा खाना मिलेगा। और मॉर्निंग में अब तो बच्चों को दूध वगैरह भी मिल रहा है, तो पेरेंट्स भी इसमें खुश थे कि चलो बच्चे पढ़ भी लेंगे और उनको खाना भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो इससे धीरे धीरे एडमिशन्स भी बढ़ने लगे स्कूल में, और बच्चों की जो अटेंडेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की। दूसरी स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बच्चे, जो एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स का, और उसमें भी स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन प्रमोट करेगी, उनको प्रोवाइड करवाएगी। तो इसमें क्या था कि बच्चों को एजुकेशन के लिए फ़ायदा मिलेगा। जो अभी आप लोग देखते हैं आरटी के एडमिशन्स वगैरह जो होते हैं, उसमें भी क्या होता है, जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे स्कूलों की, वहाँ पर भी मिनिमम कोटा होता है और उनका एडमिशन होता है, तो ताकि हर बच्चे को समान रूप से एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो मिल सके, ताकि हमारा जो देश है और भी अच्छी प्रोग्रेस करेगा। और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स, ऐसी बहुत सी स्कीम्स चलाई लोगों के वेलफेयर के लिए। अब गांव में गवर्नमेंट ने मनरेगा जैसी स्कीम चलाई, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके थ्रू क्या था कि गांव में जो लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो उनको डेली बेसिस पे रोज़गार मिलेगा, ताकि जो लोग गांव से सिटी में जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि गांव में काम नहीं है, तो उनको भी कुछ न कुछ फैसिलिटीज़ मिल सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके की स्कीम चलाई। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलाया, जिसमें गांव में लोगों को अच्छी से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें। इस तरीके की बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है। तो मिड डे मील स्कीम हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मनरेगा हो गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया। ऐसी बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के लिए चलाई है, वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, ताकि लोगों को उनका बेनिफिट मिल पाए। ये जो अनइक्वालिटी जो चली आ रही है वो ख़त्म की जा सके। गवर्नमेंट ने भी इस तरफ बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। तो इन तरह की जो भी स्कीम्स हैं, बहुत से लोग उनका बेनिफिट उठा रहे हैं, और बहुत से लोग अभी तक भी इन चीज़ों से अनअवेयर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अदर डेमोक्रेसीज में, इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशूज अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। अगर हम ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं हमारे देश के, दुनिया में, तो जो इक्वालिटी का इशू है वो सिर्फ हमारे यहीं पे नहीं है, और भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये स्ट्रगल चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल है यूएसए का, तो वहाँ पे अफ्रीकन और अमेरिकन्स जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज जो हैं, जो जिनको गुलाम बनाया जाता था, वो क्या किया जाता थे, अफ्रीका से लाए जाते थे। काले लोग होते थे तो उनको यहाँ पर वहाँ से गुलाम बना करके यूएसए में लाया जाता था, और उनको डेली वेजेस पे काम करवाया जाता था, उनको उनके साथ बहुत अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये यहाँ पर मतलब लगभग 200 साल पहले
भी ये चीज़ें चली आ रही थी, अनइक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं। तो ये इश्यूज़ क्या थे, यूएसए जो था वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स जो एंसेस्टर्स होते थे, तो अफ्रीका के लोगों को वहाँ से गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता था और उनसे बहुत काम करवाया जाता था। फिर इसके लिए एक एक्ट बना, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन। यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो बंद कर दिया गया था। किस बेसिस पे, किसी श्रेणी के बेसिस पे या किसी धर्म के बेसिस पे। और इट ऑल्सो स्टार्टेड that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school specially set up for them। और यहाँ पर क्या किया गया था, अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे उनके लिए भी स्कूल स्टार्ट किए गए, उनको भी राइट दिया गया कि वो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। पहले जैसे वो अलग स्कूल में जाते थे तो उनको यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज में, तो यहाँ आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक लेडी है रोज़ा पार्क्स। तो पहले क्या होता था कि यूएसए में भी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो होते थे, अफ्रीका से जो स्लेव्स वगैरह जो गुलाम बना करके लोग लाए जाते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको बस में आगे नहीं बैठने दिया जाता था, उनको बस में बोल दिया जाता था कि आप लास्ट में जाके बैठिए। तो रोज़ा पार्क करके एक लेडी थी, एक दिन वो आगे बैठ गई तो उसको बोला गया कि नहीं, आप तो लोअर कास्ट से हैं और आप यहाँ कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ आपको बैठने का अधिकार नहीं है। तो वो बहुत थकी हुई थी और उसने इस चीज़ को लेकर के लड़ाई कर ली कि नहीं, मैं यहीं बैठूँगी। तो इस तरीके का जब ये इंसिडेंस हुआ था तो उसके बाद फिर एक एक्ट जो तैयार हुआ 1964 में, उसको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और ये जो इनइक्वालिटी का जो सिस्टम चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया। और धीरे धीरे जो अफ्रीकन और अमेरिकन जो बच्चे थे उनके लिए भी स्कूल तैयार किए गए, उनको भी अच्छी एजुकेशन दी जाने लगी। जैसा उनके साथ पहले ट्रीट किया जाता था वो सब कुछ बंद हो गया। तो इश्यूज़ थे इक्वालिटी के लिए, जो क्राइसिस चले आ रहे थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो आज जो हमारा लॉ रेडी किया गया है उसमें भी हमें समानता का अधिकार बताया गया है। हम किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, रंग, रूप, किसी भी बेसिस पे हम उसके साथ अनइक्वालिटी का बिहेवियर नहीं कर सकते। ये भी एक तरीके से क्राइम है। तो ये आपके लिए भी मैसेज है कि आप लोग भी अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने स्कूल मेट्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करें। किसी के साथ भी अनइक्वालिटी नहीं करें, असमानता का व्यवहार नहीं करें, क्योंकि सब जो है वो क्या है, समान है। हो सकता है कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, लेकिन हमारे लिए सब समान होने चाहिए। ये जो भेदभाव हम लोग करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। सो यहाँ आपका जो चैप्टर है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। आप जिनके पास भी बुक है एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करवा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर मैं आपको अलग से इसका क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूँगी तो वो आप देख लीजिएगा। वर्बली एक बार मैं बता देती हूँ, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जिन बच्चों के पास बुक है उसमें है भी सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दे रही हूँ मैं आपको। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट was the first to start the midday meal scheme? Which state was the first to start the midday meal scheme? ओके, यहाँ पे आपको आंसर मेंशन करना है, ये कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पॉलिसी of the government seeks to make education accessible to the maximum possible number of children in the age group of possible 6 to 14 years, especially girls?
नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? What is democracy? What is democracy? Okay, so you have to complete these 4 questions. Note down these notes also. If you have any doubt, then ask me. Complete your work positively. आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है. आज के इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है, इक्वल राइट्स क्या क्या हैं, राइट टू वोट क्या है, कौन वोट दे सकता है, और हमने गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया है. तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा. एक्सरसाइज जो हैं आपकी बुक में वो आप फिल कर लीजिएगा. और ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं और इनको आपको मेरे को सेंड करना है पॉजिटिवली. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.